हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए और टॉपिक है डायामैग्नेटिज्म। और डायामैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करने के लिए हम लैंग्वेज थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज लैंग्वेज थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कह सकते हैं इसको। बच्चों, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर दोज सब्सटेंसेज in which individual atoms and molecules do not have any magnetic moment। इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल की अपनी कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगी, लेकिन जब हम उस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी फील्ड में रखते हैं तो वो उस सब्सटेंस में मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट हो जाती है, उसमें इंड्यूस हो जाती है, एंड दैट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट विल बी अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। इसीलिए जब भी हम किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को बाहर किसी फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल फील्ड में, तो वो एक्सटर्नल फील्ड उसको क्या करेगा? फीबली रिपेल करेगा। वो रिपेल इसीलिए कर रहा है क्योंकि जो अंदर फील्ड इंड्यूस हुआ है, डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुई है, वो बाहर के फील्ड का अपोज कर रही है। इसीलिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विद इन थ्रू द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होंगी वो कम होंगी और आउटसाइड क्या होगी बच्चों? ज़्यादा होंगी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की नेगेटिव आएगी, वही हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव होगा बच्चों। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी स्मॉल होगी लेकिन नेगेटिव में होगी, ओके, और वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करती है। ये कुछ बातें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से रिलेटेड है। तो हमारा आज मेन पर्पज यही है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बाय इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी एंड और लैंग्वेज थ्योरी। तो क्या है बच्चों, देखिए, एक अगर हम सिंगल एक एटम कंसिडर करें, उस एक सिंगल एटम कंसिडरेशन में क्या होगा बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और ये जो वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो वेलोसिटी है बच्चों, ये वेलोसिटी है जब हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एटम पर अप्लाई नहीं किया है। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो वो वेलोसिटी v से और यहाँ वेलोसिटी v से, यानी यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ क्या है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओके। अब क्या होगा? जैसे ही हमने फील्ड, अब उससे मोमेंट इलेक्ट्रॉन की मोशन से क्या होता है? बोहर मैग्नेटॉन कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन विल एसोसिएट द मैग्नेटिक मोमेंट। वो मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट करेगा, इसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक मोमेंट होगी। मीनिंग इसकी भी मैग्नेटिक मोमेंट है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है। लेकिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आएगी? अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन बच्चों इस तरह से आएगी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट इसके उल्टा होगा, करंट की डायरेक्शन ये आएगी। अब किसी भी सर्कुलर लूप में अगर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देखनी हो तो हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। ये जो है ये करंट बताएगा और ये अंगूठा क्या बताएगा? मैग्नेटिक मोमेंट बताएगा। तो देखिए, अगर यहाँ करंट ऐसे आ रहा है, करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड है, और यहाँ करंट अगर ऐसे तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है बच्चों? अपवर्ड है। यानी जितना इसका मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड होगा, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ डाउनवर्ड को, उतना ही इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ होगा बच्चों? अपवर्ड होगा। यानी नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी? जीरो होगी। इसीलिए उस मॉलिक्यूल की या जो एटम है उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या आ गई है? जीरो आ रही है। और यही एक पहचान है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। लेकिन जब हम बाहर से फील्ड अप्लाई करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि उसमें मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होती है और रिवर्स उसमें डायरेक्शन में इंड्यूस होती है। तो उसके लिए क्या किया हमने? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। देखिए, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन मान लिया बच्चों इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, अब इसकी वेलोसिटी v नहीं रहेगी, अब इसकी वेलोसिटी कुछ न कुछ v डैश हो जाएगी, और यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी कुछ न कुछ अलग हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं, वो बाद में देखेंगे हम क्या वेलोसिटी बनेगी। देखिए, जैसे भी हम इसको इलेक्ट्रॉन अगर मान ले रिवॉल्व कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हमने b अप्लाई कर दिया, b मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस मूविंग इलेक्ट्रॉन पर, वो लगेगा बच्चों मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू बी क्यू वी, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या है? आपने मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई किया है? आपने इनवर्ड अप्लाई किया है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैं मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूँ इनवर्ड। देखो, यहाँ वेलोसिटी अगर इलेक्ट्रॉन किस तरफ है तो करंट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। अगर मान ले मैं इस इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इस पर अगर फोर्स निकालना चाहता हूँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर लगाएं, मैग्नेटिक फील्ड मान लिया हमने अंदर दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और जो करंट है वो किस तरफ है? वो नीचे की तरफ है, तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ आएगा बच्चों? इस तरफ। इस पॉइंट पे अगर आप निकाल लेंगे, यहाँ करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट किस तरफ है?
इस तरफ, तो फोर्स किस तरफ आएगा, इस तरफ। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड दे दें, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर कैसे दिखाएंगे बच्चों, डॉट से दिखाएंगे। इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, और मान लिया वो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बाहर की तरफ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट क्या है, इस तरफ है, तो फोर्स इस तरफ आएगा। इस प्रकार से यहाँ अलग अलग ओरिएंटेशन हम दे सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और करंट इस तरफ है, तो फोर्स किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। यानी हमने इस एटम को किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के अंदर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ दे रखा हो, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा हो, यानी करंट उसका ऐसे आएगा, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स आएगा बाहर की तरफ। और यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड वही बच्चों हमने अंदर की तरफ दे रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो करंट किस तरफ आएगा, करंट इस तरफ आएगा। तो करंट की डायरेक्शन मेरी तरफ होगी, लेफ्ट हैंड रूल में, दिस इज करंट। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। तो जो अब थंब है विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, वो किस तरफ आएगी, वो सेंटर की ओर आएगी। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ आएगा। यानी पहले एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो ऑलरेडी था, अब यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स भी साथ में आ गया है, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके पास पहले से था। सेंट्रीपिटल फोर्स पहले कौन प्रोवाइड कर रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स पहले प्रोवाइड कर रहा था केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अब वही सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फोर्स बाहर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, दोनों का डिफरेंस। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स भी अंदर की तरफ है, तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा। तो देखिए पहला केस है, सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा 1 स्क्वायर r कैन बी रिटन एज, इन केस फिगर नंबर 1, m ओमेगा नॉट स्क्वायर r माइनस बी ई r ओमेगा 1। ये कैसे निकाला, यहाँ से निकाला बच्चों। इसको आप ऐसे लिखते हो, b मैग्नीट्यूड ऑन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन इसके लिए बनेगी। यहाँ क्योंकि दोनों फोर्सेज अंदर की तरफ है, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है कौन पूरी करेगा, दोनों मिलकर पूरी करेंगे। यहाँ तो नेट पूरी करेगा, दोनों मिलकर पूरी करेंगे। इनको आप सोल्व आउट कर लीजिए, ओमेगा 1 स्क्वायर दिस इज ओमेगा 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। तो ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर डिफरेंस कर दीजिए, ये इक्वेशन आ गई। कैंसिल करके ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 आएगा माइनस ए बी बाई एम। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आ गई बच्चों, माइनस ई बी बाई एम। नाउ हमने ये पढ़ा हुआ है बोहर मैग्नेट्रॉन में, मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है बच्चों, वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या आता है, ई वी आर डिवाइड बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। और v है आर ओमेगा, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगी, चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी ई आर स्क्वायर डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई 2। इस प्रकार से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये वैल्यू डेल्टा ओमेगा की वैल्यू ये पुट कर दीजिए ई बी बाई एम। जब इसकी वैल्यू ई बी बाई एम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चे माइनस बी ई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4m। अगर n हम, ये तो हमने सिंगल एक एटम की बात की है, लेकिन एक सब्सटेंस में मान लेते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं, तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रहा हूं, तो अगर एक एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट किए हुए है, तो अगर उसके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो हमारे पास I आएगा n डेल्टा m। और ये बन गया, ये था मैग्नेटिक मोमेंट फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट जो एक सिंगल इंडिविजुअल एटम के लिए आई थी, इसको इलेक्ट्रॉन की बजाय एटम अगर हम कहें ज़्यादा बेटर होगा बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक एटम के लिए अगर मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट ये हुआ था, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर ये दे दें तो ये बन जाएगा टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ये होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, I इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो r है, r इज द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट। अब आप देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन जब किसी न्यूक्लियस के राउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है तो उसका रेडियस हम फिक्स नहीं कहते। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि r फिक्स नहीं है एंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स में हैव डिफरेंट रेडियाई। और वो लगातार क्या करता है बच्चों, कंटिन्यूसली क्या करता है, वो वेरी करता रहता है, वो कभी इस तरफ गया कभी इस तरफ गया। तो ओवरऑल सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो r है हमें वो एवरेज में लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर एवरेज का साइन लगा दिया।
और क्वांटम मैकेनिकली जब इसको एक्सप्लेन किया गया तो ये पाया गया कि जो ये रिजल्ट आया है, एक्चुअल जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट का 2/3 फैक्टर आता है, 2/3 फैक्टर आता है इस रिजल्ट का। इसीलिए हमने इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। जैसे इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा -n/6 BE² mR एवरेज स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। B क्या होता है? B होता है म्यू नॉट इंटू एच। B होता है बच्चों म्यू नॉट इंटू एच। अगर B म्यू नॉट इंटू एच होता है तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो म्यू नॉट इंटू एच हो गया, दिस इज I, और यहाँ से I की वैल्यू हम निकाल लेंगे। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, कैसे डिफाइन करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय मैग्नेटाइजिंग फोर्स, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जब हम फाइंड आउट किया तो दोनों को, इसको एच को डिवाइड कर दीजिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ जाएगा बच्चों -μ0 डिवाइड बाई 6mR²। सो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एंड मेजर फैक्टर इज दिस आर एवरेज स्क्वायर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लैंगविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों लैंगविन थ्योरी फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हम कर रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पैरामैग्नेटिज्म एंड लैंगविन थ्योरी फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। किस प्रकार से हम, और ये भी वेरीफाई करेंगे यहाँ पर कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Now what are the paramagnetic substances? Paramagnetic substances are those substances in which individual atoms and molecules having their own magnetic moment। लेकिन होता क्या है कि जब रैंडमली वो असाइन होते हैं, जब तक हम बाहर से फील्ड अप्लाई नहीं करते तो सब्सटेंस के अंदर वो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वहाँ पर 0 हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से वो डायपोल जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, और जब सारी की सारी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाएंगी तो उस केस में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो कुछ न कुछ हमें मिलेगी, और अगर मैग्नेटिक मोमेंट होगी तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ओके, दिस इज अबाउट योर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एक और बात होती है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से इनको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलने से फिर से रैंडम ओरिएंटेड हो जाते हैं, और इसीलिए इसकी मैग्नेटिक मोमेंट घट जाती है। नेचुरली थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, मैथमेटिकली हम इसको बाद में वेरीफाई कर देंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी मिलेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नेट वो कम हो जाएगी, इसीलिए मैग्नेटाइजेशन जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है सब्सटेंस की वो डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। अब जब भी किसी मैग्नेटिक मोमेंट को या मैग्नेटिक डायपोल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है बच्चों, उस पर मैग्नेटिक फील्ड जैसे टॉर्क लगता है वो उसको रोटेट करवाता है, और उस दौरान उस पर कुछ ना कुछ वर्क होता है। दैट वर्क विल बी स्टोर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी। वो मैग्नेटिक एनर्जी आती है -PB इंटू PB.B, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको हमने फाइंड आउट किया तो यह -PMB cos ऑफ थीटा। अब इसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे। अब होता क्या है कि देखिए, मान लेते हैं एक सब्सटेंस, एक हमारे पास सब्सटेंस है कोई, उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स है, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि हम उस सब्सटेंस में ये पता करना हो कि इतने से इतने एनर्जी रेंज में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो कैसे पता करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला दिया गया। जैसे मान लिया एक सब्सटेंस है, उसके अंदर हम वो मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन करना चाहते हैं जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मान लिया 100 से 120 जूल के बीच की है, 100 to 120 जूल, मतलब उस रेंज में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसको निकालने का फार्मूला ये हुआ C(e⁻⁻ into dE, जिस रेंज में हम निकाल रहे हैं एनर्जी, और K क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, C क्या है कांस्टेंट। इसको बाद में हम निकाल लेंगे कि C कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ हमने इसको बड़े एक्सप्रेशन को E की वैल्यू पुट कर दी PMB cos ऑफ थीटा, यहाँ भी कर दी, इसको इसकी वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास C वैल्यू आ जाएगी। इसमें से जो टर्म कांस्टेंट है, जो फिलहाल हम जब हम इंटीग्रेशन करेंगे जो वैरी नहीं कर रही है उसको हम फिक्स कर लेते हैं, उसकी वैल्यू होगी बच्चों अल्फा, तो DN की वैल्यू ये आ जाएगी। अब डायपोल जो है हमारे पास जो होगी रोटेट करेगी वो थीटा इज इक्वल टू पाई टू थीटा और 0 से पाई, तो उसका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0 से पाई में जो ओरिएंटेशन हो रहा है 0 से लेकर पाई तक टोटल कितने हैं हमारे पास, वो इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन ही आ जाएगा। इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है साइन हाइपरबोलिक अल्फा बाई अल्फा इंटू 2, तो CPMB 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा बाई अल्फा, तो C आ जाएगा बच्चों n अल्फा 2 PMB साइन ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा। तो C पता चल गया हमें, C पता चल गया तो DN की वैल्यू हमने C की वैल्यू पुट करके ये DN की वैल्यू आ गई। अब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट जब भी हम किसी
सब्सटेंस में जो जो एटम्स और मॉलिक्यूल अलाइन करेंगे तो सारे के सारे अलाइनमेंट किसके अलोंग होगी, बी के अलोंग होगी। तो बी के अलोंग टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है वो निकालना है। तो वैसे तो मैग्नेटिक मोमेंट एक एटम की पीएम है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ हीट एंगल बनाए हुए हैं, लेकिन इसके अलोंग कितने आएंगे, वो आएंगे पीएम बी कोस ऑफ थीटा। तो पीएम बी कोस ऑफ थीटा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया। तो टोटल निकालने के लिए ये क्या है, दिस इज द टोटल, क्योंकि हम यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो भी पर यूनिट वॉल्यूम में आएगी। सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में निकाल सकते हो इस प्रकार से आप। ओके, अब इसका जो कांस्टेंट फैक्टर है बाहर ले लिया, कोस थीटा ई रेज़ टू पावर अल्फा कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई, ये आएगा 2 कोस हाइपरबोलिक अल्फा बाई अल्फा माइनस 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा बाई अल्फा, क्योंकि अल्फा फैक्टर यहाँ पर साथ में है। कोस हाइपरबोलिक अल्फा और साइन हाइपरबोलिक अल्फा एक्सपोनेंशियल टर्म में हम लिखते हैं इसकी वैल्यू, तो वहाँ बड़ा एक्सप्रेशन होने की जैसे हमने इसको हाइपरबोलिक में रख लिया है। ये एक्सप्रेशन हमें मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम का मिल गया है। अब इसको अल्फा बाई साइन हाइपरबोलिक अल्फा 2 को नीचे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें अंदर मिलेगा कोट हाइपरबोलिक अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा, और ये आ जाएगा एनपीएम। NPM is the maximum magnetic moment produced in the, प्रोड्यूस तो नहीं कहेंगे, क्रिएट कहते हो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से जितना मैग्नेटिक मोमेंट बना है सैचुरेटेड स्टेट पे, मैक्सिमम कितना हो सकता है वो एम नोट हो सकता है। और ये जो फंक्शन है बच्चों वो है एल अल्फा, लैंगविन्स फंक्शन बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड लैंगविन फंक्शन। तो लैंगविन फंक्शन हमारे पास ही आएगा एल अल्फा, और एल अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा बाई 3 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 45 प्लस एंड सो ऑन। और अल्फा की वैल्यू जो होगी वो 1 से बहुत बहुत कम आएगी। अल्फा की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, 1 से बहुत बहुत कम आएगी। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी एम नोट अल्फा बाई 3, क्योंकि ये अल्फा बाई 3 बच जाएगा, यहाँ पर ये नेगलेक्ट हो जाएगा अल्फा बाई 3, और एम नोट आई की वैल्यू निकल गई। हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या आएगी बच्चों, आई बाई एच, तो यह आएगा एम नोट एन पी एम है, और अल्फा की वैल्यू है पी एम बी बाई के टी, तो वैल्यू पुट करेंगे तो एन पी एम स्क्वेयर बी डिवाइड बाई 3 के टी इंटू एच। ओके, अब इस एक्सप्रेशन से बच्चों हमें मिल गया मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी आ गई म्यू नोट, क्योंकि बी की वैल्यू म्यू नोट एच रख देंगे, एच से एच कैंसिल आउट, म्यू नोट एन पी एम स्क्वेयर बाई 3 के टी। एंड वी कैन see that the magnetic susceptibility for a paramagnetic substance is inversely proportional to absolute temperature. This is Curilla, and this can be explained on the basis of the Langevins theory.